viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। माय नेम इज़ रजत। मैं आपके लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था, कल ही जो लेक्चर आया था लेक्चर 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस रैपिड सीरीज में मैं क्या करूँगा, अलॉन्ग विद एमसीक्यूज की एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, ताकि आपके कंसेप्ट की भी रिवीजन हो जाए और एमसीक्यू भी साथ साथ चलते रहें। तो दोनों चीज़ों को आपका फायदा होगा और बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। और मैं आई होप, मैं यही उम्मीद करूंगा कि जेकेएसएसबी इन्हीं में से क्वेश्चन डाले। ठीक है, चलो यही देखो, इसी कंसेप्ट के बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाएंगे, बट इन्हीं के बेस पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। जो उनकी राइटिंग हो सकती है, सेंटेंस हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं। करें स्टार्ट। कल इस रैपिड सीरीज का एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। उस लेक्चर की भी और इस लेक्चर की भी जो पीडीएफ होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करें। और कल कुछ बच्चों को दिक्कत आई थी कि जो क्वेश्चन का जो फॉन्ट साइज था वो काफ़ी छोटा था। उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए आज मैं फॉन्ट साइज बड़ा लेके आया हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और परेशानी आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर इंप्रूव करूँगा। थैंक यू। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एमसीक्यू लेक्चर नंबर 2। देखो पहला क्वेश्चन है, द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया आर। कहता है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, अगर आपने पढ़ा होगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, किसी भी अगर ये कोई एरिया है, कोई भी जगह है, कोई पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तभी दर्जा दिया जाएगा अगर इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे इस एरिया में एंडेमिज्म होगा, या और एंडेमिज्म होगा प्लस थ्रेटेंड स्पीशीज होंगे, या स्पीशीज रिचनेस होगी। एंडेमिज्म से मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया से ही मिलते हैं। जैसे आपको पता है आरसपुरा इज फेमस फॉर व्हाट? आरसपुरा इज फेमस फॉर बासमती राइस, कि जो आरसपुरा की बासमती और कहीं नहीं मिलती। तो मींस बासमती राइस जो है आरसपुरा के, इट इज एंडेमिज्म टू आरसपुरा। मींस ऐसा प्लांट और एनिमल जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, उस चीज को, उस कंसेप्ट को बोलते हैं एंडेमिज्म। और वो जो प्लांट और एनिमल, उनको बोलते हैं एंडेमिक प्लांट्स और एंडेमिक एनिमल्स। क्लियर? अब किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसे एंडेमिज्म्स हैं, कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना है, प्लस वो जो प्लांट्स और एनिमल्स उस पर्टिकुलर जगह के वो थ्रेटेंड है, कि उनकी सर्वाइवल को खतरा है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को बायोडाइवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, और हमारे इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटीज हैं? ऊपर से चलो, सबसे पहले द हिमालयास, फिर आ जाओ इस तरफ आ जाओ, बर्मा वाला रीजन आ जाओ, फिर तीसरा नीचे अगर आप आ जाओ वेस्टर्न घाट्स, फिर उसके बाद आ जाओ आप सुंडालैंड। सुंडालैंड जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, उन अंडमान एंड निकोबार का निकोबार वाला पार्ट जो है वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ना कि पूरा अंडमान निकोबार, जिसमें सुंडालैंड, जिसमें अलग साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स भी आ जाते हैं। तो ये हमारे इंडिया के 4 इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अब क्वेश्चन देखो, कहता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया आर द ईस्टर्न घाट। क्या ईस्टर्न घाट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? अभी मैंने बताया बिल्कुल नहीं। द हिमालयस बिल्कुल सही। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया? इट्स सुंडालैंड। अंडमान एंड निकोबार होल नहीं है, ये भी नहीं है। और चौथा द वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही, वेस्टर्न घाट्स। इट मींस करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? 2 और 4। अब यहां देखो, अगर आप देखोगे क्या है, ए में है 1 2, बी में है 2 3, और सी में क्या है, दैट इज 2 4। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? दैट इज सी, 2 और 4। ठीक है, दैट इज हिमालयास और वेस्टर्न घाट। क्लियर हो गया? कंसेप्ट भी थोड़ा सा रिवाइज हो गया और एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर लिया हमने। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि रेड लिस्ट क्या होती है। देखो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या काम है कि पूरे हमारे वर्ल्ड में कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, उस फील्ड में काम करना। तो ये क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, एक रेड डाटा
बुक रिलीज करती है, एक रेड डाटा बुक है इस ऑर्गेनाइजेशन की। इस रेड डाटा बुक में क्या है, एक रेड लिस्ट होती है, ठीक है। इस रेड लिस्ट में क्या होता है कि जितने भी हमारे इंडिया में थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, जितने भी हमारे इंडिया में थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, क्या बोला एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, उसकी एक वो क्या करती है, एक बुक पब्लिश करती है जिसका नाम होता है रेड डाटा बुक। इस रेड डाटा बुक में एक रेड लिस्ट होती है जिसमें जितने भी थ्रेटेंड स्पीशीज होते हैं उनका स्टेटस बताया होता है। और इस थ्रेटेंड स्पीशीज में क्या होते हैं कि क्या वो वनरेबल कैटेगरी में है, क्या वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, या वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। ये थ्रेटेंड स्पीशीज में 3 कैटेगरी आ गई, वनरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब देखो क्वेश्चन पे आओ। द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड्स ऑल एक्सटेंट स्पीशीज। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था एक्सटेंट स्पीशीज क्या होते हैं, जो खत्म ना हो गए हो। एक होता है एक्सटिंक्ट, अगर इसी की जगह एक्सटिंक्ट होता तो वो क्या होता है, जो खत्म हो गए हो। एक्सटेंट मींस विच आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो इस रेड डाटा बुक में ऐसा तो होता नहीं, क्या होता है उसमें होते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, बिल्कुल सही, एंडेंजर्ड स्पीशीज, बिल्कुल सही, और वनरेबल स्पीशीज, बिल्कुल सही। और ये तीनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, देखो 2 3 4 हुआ, 2 3 4 बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कंसेप्ट भी और MCQ भी इसके रिलेटेड, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए फूड चेन ऑफ ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, उसकी फूड चेन क्या होती है। क्या फूड चेन होती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, अगर मैं आपको एक डायग्राम से बताऊं, एक सेकेंड, डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, ये देखो, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन है। ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन है। क्या है, ग्रास। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऑपर। ग्रास ऑपर को कौन खाते हैं, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाते हैं, स्नेक। और स्नेक को कौन खाते हैं, ईगल। ये क्या है, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। और ये क्या है, ये एक क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स हैं, और ये क्या है, एक फूड चेन है। समझ आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और उसकी जो फूड चेन है जो हमने देखी, द टॉप, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस फूड चेन में द टॉप कंज्यूमर्स आर, कि इस फूड चेन में टॉप कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, आप मुझे बताओ कि इस फूड चेन में टॉप कंज्यूमर्स कौन से वाले हुए। ये देखो, ये क्या हुए, ये प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, एंड दीस आर क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो ये क्वाटरनरी कंज्यूमर्स मींस जिनको हम कार्निवोर्स भी बोलते हैं। तो इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर कौन हुआ, कार्निवोर्स। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्वेश्चन देखो आप क्या कहता है, इन ए फूड चेन ऑफ ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर। क्या हर्बीवोर्स हैं, होते हैं टॉप कंज्यूमर्स, बिल्कुल नहीं। हमने देखा भी फूड चेन, बिल्कुल नहीं। क्या बैक्टीरिया का रोल था कोई इस फूड चेन में, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है, कार्निवोर्स। जैसे हमने देखा वो कौन सा होगा, ईगल। क्लियर हो गया। दिस आर टॉप कंज्यूमर्स, दैट इज कार्निवोर्स इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो डायग्राम भी मैंने अपने आपको बताई। क्लियर, यहां से आपको एक आइडिया भी हो गया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, और उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे बेसिक लेवल पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं, ग्रासेस। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम के रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, इकोसिस्टम आपको कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था, क्या होता है कि एक जहां पे बायोटिक मींस लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है आपस में, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट, इकोसिस्टम। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या था कि भाई प्रोड्यूसर्स मींस जो ग्रासेस हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, सनलाइट की वजह से, तो उन पे आगे डिपेंडेंट करते हैं। तो देयर इज ए कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। अब कह रहा है इनमें से कौन सी डेफिनेशन जो है इकोसिस्टम को डिफाइन करती है। सबसे पहले देखो, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स,
कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं दे आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकती है? मतलब अगर आप इस डायग्राम को देखो, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, यहां पे प्राइमरी, इस डायग्राम में अगर आप देखो तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हो गए? ये ग्रास, और कंज्यूमर को हो गए ग्रास हॉपर। आपको लगता है कि ग्रास जो है वो इस पे डिपेंड है? नहीं, ग्रास हॉपर इस पे डिपेंड है, फ्रॉग इस पे डिपेंड है, स्नेक इस पे डिपेंड है, और ईगल इस पे डिपेंड है। ये इस पे डिपेंड नहीं है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। ऐसा होता नहीं है ना कि कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो लीस्ट डिपेंडेंट तो होते नहीं। वो कंज्यूमर मींस जो अभी अगर आप ग्रासलैंड वाली को जो मैंने फूड चेन बताई आपको, उसमें क्या है कि प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास के बाद ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर क्या हो गया? कंज्यूमर किसके? ग्रास के। तो ये आ गया प्राइमरी कंज्यूमर। कहता है दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। ग्रास क्या हो गया? प्रोड्यूसर। क्या इस पे लीस्ट डिपेंड करते हैं? नहीं भाई, ये ग्रास हॉपर जो है ये इस पे टोटली डिपेंड करते हैं, लीस्ट डिपेंडेंट नहीं करते। अगर यही स्टेटमेंट ऐसे होती कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। बट यहां पे लिखा है लीस्ट डिपेंडेंट, कि भाई बड़ा कम डिपेंड। नहीं भाई, ये गलत है। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर मींस ये जो ग्रास हॉपर है ये टोटली डिपेंडेंट है ग्रास पे, तो लीस्ट नहीं है, टोटली डिपेंडेंट है। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। क्लियर? दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर्स प्रोड्यूसर्स, कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर से ज्यादा होते हैं। क्या बोला? प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर प्रोड्यूसर्स मींस जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर से ज्यादा होते हैं। अगर आप इस डायग्राम के देखो, आपको क्या लगता है कि यहां पे कौन ज्यादा है? अगर आप इस डायग्राम को देखो, आपको क्या लगता है इस डायग्राम में ज्यादा कौन है? ये प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखो, अगर आप इस ये जो है ट्रॉफिक लेवल है इस पिरामिड का, ये देखो यहाँ नीचे से ये बेस जो है इसका सबसे बड़ा है और ऊपर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। क्यों छोटा हो रहा है बेस? ये होता है पिरामिड ऑफ नंबर, कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं दैट इज ग्रास, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये सबसे ज्यादा होंगे, फिर ग्रास हॉपर कम होंगे ग्रास से, फिर ग्रास हॉपर से कम होंगे फ्रॉग से कम होंगे स्नेक से कम होंगे ईगल। मींस जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे, जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ग्रास हॉपर, इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो आउट नंबर नहीं करेंगे, कम होंगे। मींस अगर देखा जाए, इट मींस जो कंज्यूमर होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर। यही तो इस डायग्राम का ये मतलब है। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, कि प्राइमरी कंज्यूमर्स ज्यादा हैं। ऐसा तो नहीं है ना, अभी हमने देखा। तो ये स्टेटमेंट भी होगी गलत, फर्स्ट भी गलत थी। ठीक है, अब आ जाओ तीसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। बिल्कुल सही, हमने देखा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन का आंसर पता लग गया आपको। क्लियर? आई होप कि आपको साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और एमसीक्यू भी सॉल्व हो रहे हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी ये एमसीक्यू सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट पे अच्छे कमेंट करके बताएं, मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे एमसीक्यूज लेके आऊँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होम्योस्टैसिस इज एक कंडीशन होती है। होम्योस्टैसिस वो क्या होती है? आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्या था कि आपने अभी सुना होगा कि भाई वैक्सीनेशन लग रही है कोविड की, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ठीक है, लग रही है। अब वैक्सीन क्या काम करती है? वैक्सीन क्या करती है? हमारे अंदर एंटीबॉडीज जनरेट करेगी। अब एंटीबॉडीज हमारे अंदर दो तरीके होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। अब सपोज करो हमारे अंदर कोई आउटसाइड कोई एक्सटर्नल चीज अगर हमारे अंदर चले जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस एक्सटर्नल चीज के खिलाफ ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज रिलीज करती है। तो हमारी बॉडी का एक ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस प्रोसेस है कि जो भी एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से कोई चेंजेस आई अगर हमारे बॉडी में, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उस चीज को रेजिस्ट करेगी। इसी चीज को बोलते हैं होमोस्टैसिस। समझ आ गया? अब डेफिनेशन देखो। पहला, टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू चेंज विद चेंज इन एनवायरनमेंट,
क्या यही होमोस्टेसिस होता है कि अगर सपोज करो कोई इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो हमारी बॉडी भी वैसे चेंज हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं। दूसरा, टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंज, बिल्कुल सही, दिस इज द करेक्ट आंसर। यही तो है ना कि अगर सपोज करो आपके अंदर आप ऐसा ना हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो कि मेरे को कोविड हो जाता है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? उससे लड़ने की खुद कोशिश करेगी। मींस टेंडेंसी ऑफ माय बॉडी टू रेजिस्ट चेंज, कि वो जो नया एंट्री हुई है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश, दिस इज कॉल्ड होमोस्टेसिस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कंसेप्ट समझ आ गया? चलें आगे, ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड फाउंड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर इज। अगर आप फूड चेन आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको पता है फूड चेन दो तरह की होती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, और एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है? ऐसी फूड चेन जिनमें, देखो फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट होती है? एक प्रोड्यूसर से। तो ऐसी फूड चेन जहां पे जो जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसे कोई भी पत्ता, अगर सपोज करो कोई पेड़ है, पेड़ से कोई पत्ता गिर गया नीचे, तो वो एक टाइम के बाद वो पत्ता गायब हो जाएगा। वो गायब कैसे होगा? कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उस पत्ते को खा लेंगे। तो इस तरह की जो फूड चेन होती है, जो स्टार्ट होती है, जो फूड चेन बिगिन करती है विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उस तरह की फूड चेन को बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। और इस तरह की फूड चेन को कौन स्टार्ट करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये कौन सी फूड चेन हुई? पैरासिटिक हुई? बिल्कुल नहीं, डेट्रिटस हुई ना, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किनको डिकम्पोज करेंगे? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसी को डिकम्पोज करेंगे। तो अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी फूड चेन होगी? ऑटोमेटिकली डेट्रिटस फूड चेन होगी। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डीकम्पोजर्स, आपको पता है ना क्या होता है? ठीक है, फ्रॉम एन इकोसिस्टम इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ। कहता अगर हम डीकम्पोजर्स को पूरी फूड चेन से निकाल देंगे तो पूरे इकोसिस्टम की फंक्शन जो है वो खराब हो जाएगा। क्यों? मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये देखो डायग्राम, अगर आप डायग्राम देखोगे, देखो मैं डेट्रिटस फूड चेन समझाता हूं। देखो फॉलन लीव्स, ये डेट्रिटस हो गए, इनसे फूड चेन स्टार्ट होगी, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे, फिर अर्थबॉर्म को खाएंगे ब्लैक बर्ड को खाएंगे हॉक। दिस इज द डेट्रिटस फूड चेन विच स्टार्टेड विद डेड ऑर्गेनिक, दैट इज डेट्रिटस। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू दैट इज डीकम्पोजर्स। अब देखो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, अगर आपको ये Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। देखो ये देखो डीकम्पोजर्स, ये एक फूड चेन है। ग्रास, सनलाइट की हेल्प से ग्रासेस, फिर ग्रास हॉपर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर स्नेक एंड देन अपेक्स प्रीडेटर और टॉप लेवल कार्निवोर्स। ठीक है, अब ये जब ईगल जो है, जो ईगल होगी, हॉक हो गए, जब इनकी डेथ होगी तो जब ये गिर जाएंगे नीचे तो इनकी बॉडी ऑटोमेटिकली डीकम्पोज हो जाएगी। कैसे? थ्रू डीकम्पोजर्स। अब ये डीकम्पोजर्स क्या करेंगे? जो इन बॉडी से इन्होंने जो न्यूट्रिएंट्स लिए वही न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल में ऐड करेंगे, और जैसे वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड होंगे तो
तो उसी न्यूट्रिएंट्स का यूज करके प्लस सनलाइट का यूज करके ग्रासेस ग्रोन होंगे, मींस प्रोड्यूसर। तो दिस इज द रोल ऑफ डीकंपोजर, मींस कि अगर सपोज करो इस फूड चेन में से डीकंपोजर ही खत्म हो गया, डीकंपोजर खत्म हो गए, तो इनको कौन डीकंपोज करेगा? अगर ये डीकंपोज नहीं होंगे तो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स कौन देगा? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर कैसे होगा? मतलब क्या कि डीकंपोजर अगर सपोज करो हमने कंप्लीटली रिमूव कर दिए तो जो मिनरल कंटेंट जो ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं होगा ना। मिनरल्स है ना न्यूट्रिएंट्स, ये जो मिनरल्स ट्रांसफर हो ये नहीं होंगे, तो डीकंपोजर का ये रोल है। समझ आ गया? अब मुझे लगता है आप आसानी से क्वेश्चन कर सकोगे। देखो क्या है, इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डीकंपोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ डीकंपोजिशन विल बी वेरी हाई। ऐसा तो कुछ नहीं है। हर्बीवोर्स विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड, हो जाएगी ना ब्लॉक मिनरल मूवमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। चले नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? द प्राइमरी सक्सेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑन ए, कि जो प्राइमरी सक्सेशन है उसका क्या मतलब है? अगर आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक पढ़ा होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि सपोज करो कोई एक बंजर जमीन है, कोई बैरन लैंड है, ये एक बंजर जमीन है जहां पे कुछ नहीं था, ठीक है, पत्थर ही है, बंजर बैरन। अब क्या होगा? धीरे धीरे इन पत्थर पे ना वो ग्रीन कलर के होते हैं ना, जिनको हम लाइकन मॉसिस बोलते हैं, वो ग्रो करेंगे। धीरे धीरे वो लाइकन मॉसिस ग्रो करेंगे, धीरे धीरे सॉइल भी बनेगी। जब सॉइल बनेगी धीरे धीरे छोटे फ्लावर्स श्रब्स ग्रोन करेंगे, फिर छोटे फ्लावर्स और श्रब से धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रीज, फिर ट्री से बड़े बड़े ट्रीज। तो ये जो प्रोसेस है कि एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते थे इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसी इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन ऐसी होती है कि जहां पे ऐसी सक्सेशन जहां पे पहले कुछ नहीं था, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी बैरन लैंड, कुछ नहीं था वहां पे, ना कोई सॉइल थी ना कुछ था, उस तरह की सक्सेशन को बोलते हैं प्राइमरी। एक होती है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डायग्राम्स के थ्रू बताता हूं, थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। देखो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये रॉक थी, कुछ नहीं था, इस रॉक में छोटे छोटे ये देखो ग्रीन कलर के, फिर छोटे छोटे से ये ग्रासेस, फिर ये थोड़े थोड़े बड़े बड़े होते हुए बहुत बड़े। तो मींस ये जो इनिशियल स्टेज है इसको बोलते हैं पायनियर स्टेज, ये जो बीच में है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, एंड ये जो फाइनली जो आज की जो प्रेजेंट डे स्टेज है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इस चीज को बोलते हैं दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ये जो सक्सेशन स्टार्ट हुई, ये कहां पे स्टार्ट हुई? एक बेयर रॉक थी, मींस जहां पे कुछ नहीं था पहले। तो इस तरह की सक्सेशन को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होती है, मैं आपको बताता हूं सेकेंडरी सक्सेशन क्या होती है। एक सेकेंड, सेकेंडरी सक्सेशन का होनी चाहिए डायग्राम। देखो इसमें तो डायग्राम नहीं है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन का मैं आपको सिंपल ऐसे खुद समझाता हूं। क्या होता है, सपोज करो कोई फॉरेस्ट है, ये बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, ये कोई जंगल है, इस जंगल में सारे पेड़ फूल लगे हैं, वही क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। क्या होता है, इस जंगल में आग लग जाती है, जैसे आग लगती है जितने भी स्पीशीज होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। अब ये जो स्पीशीज है वो खत्म हो गए, अब यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम नई लाइफ स्टार्ट होगी। बट ये जो लाइफ स्टार्ट हो रही है ये किस एरिया में स्टार्ट हो रही है कि जहां पे ऑलरेडी कुछ था, मींस इस यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉइल होगी और उस सॉइल में फिर से लाइफ स्टार्ट होगी। इस तरह की सक्सेशन को बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। बट प्राइमरी सक्सेशन में क्या था कि वहां पे पहले कुछ नहीं था। क्लियर? अब देखो कहता है प्राइमरी सक्सेशन रेफर्स टू फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डिवास्टेटिंग फायर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, बिल्कुल सही, कि जहां पे कोई रिकॉर्ड ना हो पहले वेजिटेशन का, वही क्या होती है प्राइमरी सक्सेशन। हो गया क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, कि इनमें से कौन सी एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन है इकोसिस्टम की। ये आईएएस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो
ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। बिल्कुल सही, ये डेफिनेशन भी सही है कि क्या होता है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक इकोसिस्टम क्या होता है जहां पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो क्या करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन, सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन कौन सी है। क्या पता ये सारी डेफिनेशन करेक्ट हो, बट सबसे बढ़िया वाली कौन सी है वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो दूसरी क्या है, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी ठीक है समहाउ, बट सही नहीं है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते वहां पे, नॉन लिविंग भी होते हैं, तो ये नहीं है। ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। देखो ऑर्गेनिजम्स आ गए लिविंग, एनवायरनमेंट आ गया नॉन लिविंग, जहां पे वो रह रहे हैं, यही तो है इकोसिस्टम की। बट इकोसिस्टम तभी होगा जब इंटरेक्शन भी होगी, तो यहां पे इंटरेक्शन वाला वर्ड नहीं आया ना, तो ये अभी तक तो ये बेस्ट होगी। चौथा देखो द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए ज्योग्राफिकल एरिया, नहीं ऐसा तो नहीं है। इट मींस आपको चारों में से बेस्ट, देखो एक ये सही है और एक ये सही है, बट इससे ज्यादा बेस्ट है ये। क्यों? क्योंकि इसमें लिविंग भी आ जाएगा, नॉन लिविंग भी आ जाएगा और उनकी इंटरेक्शन भी हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो ये आ जाएगा कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड इट्स इन्वायरमेंट, यहां पे कर लेना एंड इट्स इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगी, यहां पे इन्वायरमेंट लिख लेना। क्लियर हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द निशे ऑफ ए स्पीशीज इज मेंट फॉर। अगर आपको याद होगा दो चीजें होती हैं, एक होता है निशे और एक होता है हैबिटेट। हैबिटेट हो गया किसी भी स्पीशीज का घर, उसका होम, और निशे हो गया, निशे क्या होता है उस स्पीशीज का फंक्शनल रोल। ये मैंने आपको पहले भी एक एमसीक्यू की वीडियो में समझाया है। तो निशे क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का फंक्शनल रोल क्या है, तो निशे क्या हो गया, स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ ए स्पीशीज। बिल्कुल सही। स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, नहीं, ये हैबिटेट हो गया। इट्स कॉम्पिटिटिव पावर, नहीं, नन ऑफ दिस, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ए स्पीशीज। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ए कीस्टोन स्पीशीज, कि कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं। अगर आपको जानना है कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं, तो मेरे YouTube पे ही विंग्स में ही फर्स्ट लेक्चर जो मैंने डाला था इकोलॉजी का, उसमें मैंने बताया हो कि कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं। कि ये स्पीशीज ऐसे होते हैं कि अगर ये इकोसिस्टम में ऐसे ये कीस्टोन स्पीशीज ना हो, मींस कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनको हम कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं, कि वो जो होते हैं वो दे आर इन स्मॉल प्रोपोर्शन, बट अगर वो ना हो तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो सकता है। मींस उनका इकोसिस्टम में होना उनका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्या है, स्पीशीज व्हिच मेक्स अप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन, बिल्कुल सही, ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ ए कम्युनिटी येट हैज ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही, कि ऐसे स्पीशीज जिनकी स्मॉल प्रोपोर्शन में होंगे बट दे हैव ए ह्यूज इंपैक्ट, दीस आर कॉल्ड कीस्टोन स्पीशीज। दूसरी देखो, एक कॉमन स्पीशीज, कॉमन तो होगा नहीं बिकॉज दे आर ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन, तो ये यहीं से गलत हो गया। उसके बाद देखो, रेयर स्पीशीज भी नहीं होंगे और डोमिनेंट भी नहीं होंगे, तो करेक्ट क्या हुआ, फर्स्ट वन। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल पार्क्स फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द हैबिटेट ऑफ 1 or 2 स्पीशीज। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर आपको याद होगा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह की होती है, एक होती है इन सीटू और एक होती है एक्स सीटू। इन सीटू मींस अगर हम जो भी कोई भी प्लांट और एनिमल है अगर हम उसको उसी के जगह पे कंजर्व करें वो बोलते हैं इन सीटू, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। और एक्स सीटू मीन जब उसको किसी भी प्लांट और एनिमल को एक जगह से किसी दूसरी जगह जाके कंजर्व किया जाए। एक्स सीटू में जैसे हमारे जू हो गए, जैसे हमारे बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, ठीक है, जैसे हमारे एक्वेरियम हो गए, ये आ गए एक्स सीटू की एग्जांपल। अब ये कह रहा है कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है दैट इज नेशनल पार्क, क्या नेशनल पार्क का क्या मेन पर्पस होता है, दैट इज हैबिटेट, कंजर्व द हैबिटेट ऑफ 1 or 2 स्पीशीज। बिल्कुल सही, नेशनल पार्क क्या करता है, किसी पर्टिकुलर 1 or 2 स्पीशीज की हैबिटेट को कंजर्व करता है। करेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि अगर किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है तो उस बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने के पीछे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया के किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को कंजर्व करना, ऐसा नहीं होता। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं
अगर सपोज करो ये कोई एरिया है, सपोज करो ये कोई एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया को मैंने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है या गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया बायोस्फीयर रिजर्व, तो इस पर्टिकुलर एरिया को बायोस्फीयर डिक्लेयर करने का मतलब कि इस एरिया में जितने भी स्पीशीज होंगे मींस there is a total development of the whole ecosystem. Means in biosphere reserve there is no focus on particular species, there is a focus on the whole ecosystem. तो ये स्टेटमेंट होगी गलत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज 1 ओनली। क्लियर? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? फूड चेन डिफर फ्रॉम फूड वेब इज दैट। अब ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आसानी से। कह रहा फूड चेन इज डिफरेंट फ्रॉम फूड वेब। देखो ये डायग्राम आपने देखी थी, ये है फूड चेन की डायग्राम, जिसमें क्या है प्रोड्यूसर्स ये इसको खाएंगे, ये इसको खाएंगे, ये इसको खाएंगे, ये इसको खाएंगे और ये ऐसे चलेगा। ये हो गया एक फूड चेन, मीन सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हु ईट्स हुम, कि कौन सा किसको ईट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहे हैं। अब आ जाओ फूड वेब, ये है फूड वेब। अब देखो एग्जांपल समझो, ये कॉर्न यहां से स्टार्ट हुई फूड चेन, इसको ग्रास हॉपर खा सकता है, अब इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है, इस ग्रास हॉपर को रैट भी खा सकता है। अब अगर ये फूड चेन होगी तो कैसे चलेगी? कॉर्न टू ग्रास हॉपर टू रैट, रैट टू स्नेक, स्नेक टू हॉक, ये होगी एक फूड चेन। बट एक ऑर्गेनिज्म पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ग्रास हॉपर को ये फ्रॉग भी खा सकता है, रैट भी खा सकता है। अब देखो इस फ्रॉग को डायरेक्ट ईगल भी खा सकती है, इस फ्रॉग को डायरेक्ट स्नेक भी खा सकता है ना। अब क्या है कि फूड वेब क्या हो गया? इट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स। फूड वेब क्या हो गया? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स ना, ये डिफरेंट फूड चेन्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फूड वेब। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को बोलते हैं फूड चेन। समझ आ गया कंसेप्ट? समझ आ गया फूड चेन और फूड वेब का। अब देखो एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू क्या कह रहा है कि फूड चेन डिफर फ्रॉम फूड वेब, कि जो फूड चेन है वो फूड वेब से डिफर करती है। अभी हमने देखा हाउ फूड चेन्स आर सिंगल सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स हूम इन अ कम्युनिटी। यही तो है ना कि एक सिंगल सीक्वेंस है कि कौन किसको खाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। फूड चेन्स बेटर रिप्रेजेंट द इंटायर कम्युनिटी, पूरी इंटायर कम्युनिटी को बेटर तो रिप्रेजेंट नहीं करता। फूड वेब्स रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन अमंग फूड चेन्स। यही तो है ना फूड वेब कि कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन अमंग फूड चेन्स। फूड चेन इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए पॉपुलेशन। बिल्कुल सही। अगर आपको 10% एनर्जी ला पता होगा कि अगर ग्रास है, इस ग्रास को अगर खा रहा है ग्रास हॉपर, तो जिस इस ग्रास में अगर सपोज करो 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो ऊपर कितनी जाएगी? सिर्फ 10%, दैट इज 100 किलो जूल। तो ये क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। यही तो कह रहा है फूड चेन इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। दैट इज कहां गया? ये यहां पे आप करेक्ट कर लो। ये होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये आ जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट इज फूड वेब रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स, फूड चेन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर हो गया? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रेंड इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपने डायग्राम में देखा था इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। कहता है उनमें क्या ट्रेंड है? एन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पीशीज। बिल्कुल सही। जो स्पीशीज की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ रही है। अगर आपको डायग्राम याद होगी तो अगर आप डायग्राम को याद करोगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में देखो ये है ना एक डायग्राम, यहाँ पे देखो स्पीशीज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ रही है ना, यहाँ पे आप देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है स्पीशीज की। तो यही है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इट मींस जो पहली स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है कि हाँ भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी इकोसिस्टम की। एंड इंक्रीज इन कम्युनिटी स्टेबिलिटी, मींस इकोलॉजिकल सक्सेशन कब होता? जब तक वो एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ जाते। बिल्कुल सही। एंड इंक्रीज इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा तो कुछ नहीं है, नॉन लिविंग तो नहीं है ना, लिविंग भी है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर में ही इंक्रीज को बोलते इकोलॉजिकल सक्सेशन। बिल्कुल गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1 2 3। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो, ये 2 होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज 1 2 एंड 3। इसको 2 कर लेना। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चले लास्ट क्वेश्चन देखो। अब कह रहा है, ये थोड़ा कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कहता है? डंग बीटल्स फीडिंग ऑन द वेस्ट ऑफ ए कैटल। मतलब
सपोज करो कोई गाय है, ठीक है, कौ, आपको वो क्या करती है, गोबर जिसको बोलते हैं कोडंग। अब इन कोडंग में क्या होता है, छोटी छोटी मक्खियां बैठी होती हैं। अगर जिन्होंने देखा होगा, जो जहां पे गोबर होता है वहां पे ना उसके ऊपर ना मक्खियां बैठी होती हैं, जिनको डंग बीटल्स बोलते हैं। ये क्या करती है, ये मक्खियां क्या करती हैं, डंग बीटल्स पे बैठती हैं, डंग बीटल्स, ठीक है। अब देखो, ए डीकंपोजर फीडिंग ऑन द वेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर। ए डीकंपोजर, ये डंग बीटल्स क्या है, डीकंपोजर, ये किस पे फीड कर रहे हैं, कोडंग पे। अब आगे देखो, ग्रेजिंग ऑन हे मींस ये जो को है ये किस पे है, ग्रेजिंग कर रही है, दैट इज हे मींस ग्रास, ग्रास को खा रही है। अब कह रहा है ये जो मैंने लिखा कि डंग बीटल्स फीडिंग ऑन द वेस्ट ऑफ कैटल मींस डंग बीटल्स कोडंग, और कोडंग किसका वेस्ट है, कौ का, और को किसको खा रही है, ग्रास को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डीकंपोजर फीडिंग ऑन द वेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर। वेस्ट, डीकंपोजर वेस्ट, और कंज्यूमर कौन हो गए, किसको कंज्यूम कर रहे हैं, ग्रास को, कौन, को। कंज्यूमर ईटिंग ए प्रोड्यूसर। देखो कंज्यूमर कौन हो गया यहाँ पे, कौ, ईटिंग ए प्रोड्यूसर कौन हो गया, हे, ग्रास। कौ ग्रास को खा रही है, और इसी कौ का जो वेस्ट है, ये जो वेस्ट है इसी कौ का, दैट इज कोडंग, वो डीकंपोज कर रहे हैं कौन, डंग बीटल्स। यही रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट स्टेटमेंट। आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वो पर्टिकुलर डाउट में नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू एंड